Assalamu alaikum and welcome to lecture 15. In the start, let's have a look at the today's outline. Today's outline covers recap of the previous lectures, what we have studied in our earlier lectures. Then we will go to cost of equity, dividend with constant growth. आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने अपने डिविडेंड जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिविडेंड डिस्कस किया था और उसकी वैल्यूएशन टेक्निक्स डिस्कस की थी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने स्टार्ट किया था और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने पहले नॉर्मल वैल्यूएशन को डिस्कस किया था, फिर उसमें ग्रोथ का एलिमेंट लेके आए थे। अगर डिविडेंड में ग्रोथ का एलिमेंट आ जाए तो किस तरह डिस्कस करेंगे, किस तरह उसको टैकल करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को देखा था और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने स्टार्ट किया था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने नॉर्मल वैल्यूएशन टेक्निक्स डिस्कस की थी कि अगर कांस्टेंट कैश इनफ्लोज हो रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कैपिटल गेन, तो उसको किस हम टैकल करेंगे। और इन केस अगर उसमें ग्रोथ का एलिमेंट आ जाए डिविडेंड्स के अंदर, तो उसमें किस हम उस एग्जाम्पल को या उस सिनेरियो को टैकल करेंगे। उसमें दो मॉडल्स, एक थ्योरेटिकल मॉडल और एक गॉर्डन्स मॉडल। तो हम गॉर्डन्स मॉडल को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखनी है और उसको लेके चलना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें फिर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ फंडिंग में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, नंबर 1 इक्विटी एंड नंबर 2 डेट। कि फाइनेंसिंग या तो हो सकती है इक्विटी के थ्रू या फिर डेट के थ्रू। इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। इक्विटी में नॉर्मल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और डेट में रिडीमेबल लोन हो सकता है, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल और नॉर्मल लोन। इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म हो सकती हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी की दूसरी फॉर्म होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर इस कॉस्ट ऑफ वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ डेट को डिस्कस करना है और कॉस्ट ऑफ डेट में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को देखना है, जिसमें इंटरेस्ट के एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे और रिडीमेबल डेट को, रिडीमेबल डेट को, कन्वर्टेबल डेट को, एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि मार्केट में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि जो कि हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिस्कस किया था कि डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ जब हो रही हो, एक तो टॉपिक था हमारा कि जो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं वो एक कांस्टेंट वे में फ्लो हो रहे हैं टू द एंटिटी। तो उसमें सिंपल फॉर्मूला था और उसमें हम जो डिस्काउंटेड इनफ्लोज हैं जो कि डिविडेंड की फॉर्म में उनको डिस्काउंट करते थे एट ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और उनको जब उसकी सम अप करते हैं तो आपके पास डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज की अमाउंट आ जाती है डेट रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू। और अगर आपको मार्केट वैल्यू गिवन हो और आपको डिविडेंड्स गिवन हो तो फिर आप उससे रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट अगर फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिविडेंड्स में ग्रोथ का एलिमेंट आ जाए तो उसको हमने किस तरह टैकल करना है। उसमें दो तरीके थे, एक था एक्सट्रापोलेशन ऑफ पास्ट डिविडेंड्स। जबकि पास्ट डिविडेंड्स की आपके पास हिस्ट्री मौजूद हो तो उसको देखते हुए आप ग्रोथ का एलिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर वो दूसरा जो तरीका है वो है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल।
तो नॉर्मल डिविडेंड के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिविडेंड्स में ग्रोथ का एलिमेंट आ जाए तो उसको हम किस तरह टैकल करेंगे। उसमें दो तरीके थे। दिस कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग आइदर ऑफ टू मेथड्स। एक था एक्सट्रपलेशन ऑफ पास्ट डिविडेंड्स, कि पास्ट डिविडेंड की हिस्ट्री आपके पास मौजूद हो कि पिछले सालों में कंपनी ने क्या क्या डिविडेंड पे किया है, तो उसको देखते हुए आप ग्रोथ का एलिमेंट इन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेंगे। उसमें एक तरीका तो ये था कि अगर पास्ट डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहे हैं तो आप ग्रोथ रेट वही ले लेंगे जो कि एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट मेंशन है, और अगर उसमें जो ग्रोथ का एलिमेंट है वो ईयर बाय ईयर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें आप एवरेज ले लेंगे। तो इस तरह के सिनेरियोस हमने 3-4 डिस्कस किए थे और उससे ग्रोथ का एलिमेंट कैलकुलेट करना सीखा था, क्योंकि ग्रोथ का एलिमेंट आपके पास आ जाएगा, आपके पास मार्केट वैल्यू होगी और आपके पास डिविडेंड्स की होगी, तो आप फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका जो हमने स्टार्ट करना है आज वो है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, आरबी मॉडल। इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस मॉडल में आपके पास दो एलिमेंट्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं ग्रोथ निकालने के लिए। एक था आर और एक था बी, जो कि यहाँ पे हमने ये आरबी मॉडल से भी उसको रेफर कर रहे हैं। आर रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या जो आपके पास टोटल नेट प्रॉफिट आ रहे हैं उसको आपने टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में डिवाइड कर दिया या नेट एसेट्स पे डिवाइड कर दिया, तो इससे आप ये रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें एक आपको ये भी बताया था, इसको आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बी रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी रिटेन अर्निंग्स रिटेन, यानी कितनी प्रोपोर्शन है जो कि आप कंपनी रिटेन करनी है बिजनेस के अंदर। क्योंकि हमने ये डिविडेंड में देखा था कि कंपनी जब डिविडेंड का डिसाइड कर रही होती है तो उसमें वो अपने रिटेन अर्निंग में से कुछ प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कुछ प्रॉफिट कंपनी के अंदर रिटेन कर लेती है टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। और जब ग्रेटर प्रॉफिट्स कंपनी के अंदर आ जाएंगे तो फिर कंपनी इन फ्यूचर ज्यादा डिविडेंड पे कर सकेगी। तो इन अजम्पशंस को हमने देखते हुए बी को बी की कैलकुलेशन देखी थी कि कितना परसेंटेज कंपनी ने रिटेन अर्निंग्स का रिटेन किया कंपनी के अंदर। तो ये दो एलिमेंट से टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के थ्रू आप कैलकुलेट करना हो आपने ग्रोथ रेट को और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, तो आप किस तरह करेंगे। इसमें एक एग्जांपल है, अ कंपनी हैज 300,000 ordinary shares in issue with an ex-dividend market value of 2.70 pound per share. A dividend of 40,000 pound has just been paid out of post-tax profit of 100,000. Net assets at the end of the year end were valued at 1.06 million pound. तो सबसे पहले जो सिनेरियोस को हम सॉल्व करते हैं उसमें डेटा को गैदर किया जाता है कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन इस सिनेरियो में एग्जांपल में अवेलेबल है, उसको गैदर करके फिर हम वे फॉरवर्ड निकालते हैं कि इस सिनेरियो को या इस सिचुएशन को एग्जांपल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आपके इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, उसके कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 300,000, और उसमें एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू, यानी जो मार्केट वैल्यू गिवन है दैट इज 2.70 पाउंड पर शेयर। तो इसमें आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, फिर आपके पास है मार्केट वैल्यू दैट इज एक्स डिविडेंड, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि जो भी हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मार्केट वैल्यू या रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करेंगे दैट वुड बी एक्स डिविडेंड इन द केस ऑफ इक्विटी
एंड एक्स टैक्स इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ डेट। तो इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल है डेट इज मार्केट वैल्यू पर शेयर एंड डेट इज एक्स डिविडेंड। और डिविडेंड की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया है वो उन्होंने बताया हुआ है कि कितना कंपनी ने इस साल में पे किया है, डेट इज 40,000 पाउंड। और चौथी चीज जो हमें बताई गई है डेट इज पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, कि पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कंपनी ने कितना अर्न किया है। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड of 100,000. A dividend of 40,000 pound has just been paid out of post-tax profit of 100,000 pound. ये टोटल प्रॉफिट है कि टोटल प्रॉफिट 100,000 पाउंड था, उसमें से 40,000 पाउंड एज ए डिविडेंड पे कर दिया। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी ने रिटेन किया है, प्रॉफिट जिन प्रॉफिट्स को रिटेन किया है, दैट इज 60,000 पाउंड इन द ईयर। इस साल में 100,000 कंपनी ने अर्न किया, उसमें से 40,000 पे कर दिया और 60,000 प्रॉफिट्स को रिटेन कर लिया विद इन द बिजनेस टू फॉर री इन्वेस्टमेंट। और री इन्वेस्टमेंट करके कंपनी उसमें फ्यूचर ग्रेटर अर्निंग्स अर्न करेगी और फ्यूचर में जाके ज्यादा डिविडेंड पे करेगी। तो ये पूरा सिनेरियो था। तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट रिटेन की आपके पास अमाउंट है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट रिटेन किया। और आखिर में जो बताया गया उसने नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर वैल्यूड एट 1.06 मिलियन पाउंड। तो सिक्स्थ इंफॉर्मेशन है आपके पास नेट एसेट्स की। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को अकोमुलेट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें आपने कौन सा मॉडल यूज करना है। एक तो जो पोस्ट टैक्स पास डिविडेंड से हम एक्सट्रापोलेट कर रहे थे ग्रोथ रेट को, वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देखते हुए आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इसमें गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल को यूज करना है, क्योंकि आपके पास डिविडेंड की अमाउंट है, प्रॉफिट रिटेन की अमाउंट है और नेट एसेट्स की अमाउंट है। तो आप इससे अपना आर भी डिटरमिन कर सकते हैं, डेट इज रेट ऑफ रिटर्न, एंड बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ द अर्निंग्स रिटेन्ड। तो लेट्स सी कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ग्रोथ रेट आपको पता है कि किस तरह कैलकुलेट होता है। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि हमने यहां पे शो किया। इसके बाद b को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि b किस हम कैलकुलेट करेंगे। b इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट रिटेन्ड। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि 100,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 40,000 कंपनी ने पे ऑफ कर दिया। तो जो प्रॉफिट रिटेन किया कंपनी ने, दैट इज नेट ऑफ दीज टू फिगर्स एंड दैट कम्स 60,000। यानी 100,000 कंपनी के टोटल प्रॉफिट थे, उसमें से 40,000 पाउंड कंपनी ने पे कर दिया एज डिविडेंड। तो उसके पास अमाउंट बची 60,000 की, और 60,000 को जब हमने टोटल प्रॉफिट पे डिवाइड किया तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन आ गई, दैट इज 60%। तो 60% कंपनी ने प्रॉफिट अपने बिजनेस में रिटेन किया। नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग जो हमने कैलकुलेट करनी है फॉर डिटरमिन ग्रोथ रेट, दैट इज आर, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग नेट एसेट्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर है आपके पास क्वेश्चन में, दैट इज 100,000 और नेट एसेट्स की भी फिगर उन्होंने दी हुई है, दैट इज 1.06 मिलियन। और इसमें से हम ये जो नेट एसेट्स की फिगर थी, दैट इज
एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्योंकि हम इन्वेस्टर का जब रिटर्न निकालना चाहेंगे तो उसमें आपको ओपनिंग नेट एसेट्स की फिगर लेनी होगी। रीजन इसका क्या है कि जब आप एवेल्युएट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं। तो 1.06 मिलियन में जो इस साल का रिटेन प्रॉफिट है वो इंक्लूड हो चुका है नेट एसेट्स में। तो इस वजह से हमने 1.06 जो नेट एसेट्स है एट द एंड ऑफ द पीरियड उसमें से रिटेन प्रॉफिट की फिगर निकालेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग नेट एसेट्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने अपना रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू 10%। तो आपके पास आपने कैलकुलेट कर चुके हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड। जब आपके पास आ गया तो आपने अपना ग्रोथ रेट डिटरमिन कर लिया। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन के साथ, एंड दैट कम्स 6%। तो ग्रोथ रेट आपका आ गया 6%। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी हो गई तो आपने अभी अपने आंसर की तरफ आना है। अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन करना है तो उसकी तरफ आना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या था, डिविडेंड इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड प्लस जी, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आखिर में डिस्कस कर चुके थे कि जब आपके पास ग्रोथ हो रही हो डिविडेंड्स में तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना होगा। तो डिविडेंड इन 1 ईयर, तो आपको कैलकुलेट करना है डिविडेंड इन 1 ईयर, और आपके पास जो करंट डिविडेंड है दैट इज 40,000 पाउंड, दैट इज डी नॉट। और आपको कैलकुलेट करना है डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, जो कि हम सीख चुके हैं कि जब आपने डिविडेंड की ग्रोथ हो रही हो तो उसमें आप यूज करेंगे डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। डी नॉट रिप्रेजेंट्स डी जीरो या टी नॉट रिप्रेजेंट्स द करंट डिविडेंड दैट इज 40,000 पाउंड, और आपके पास ग्रोथ रेट है 6%। तो 1 प्लस 6% इज इक्वल टू 1.06। तो आपने यहाँ पे यूज किया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.06 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड। मार्केट वैल्यू आपने किस तरह डिटरमिन किया है कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 300,000, उसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर थी 2.70 पाउंड पर शेयर, और डेट इज एक्स डिविडेंड। तो एक्स डिविडेंड की हमने इसमें मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो 30,000 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2.70 पाउंड के साथ, तो आपके पास मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड आ गई और प्लस ग्रोथ रेट फैक्टर डेट इज 0.06। तो आपके पास रिजल्ट आ गए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस केस में होगी 11.2%। तो दिस इज द होल प्रोसेस कि आपको किस तरह गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल को यूज करते हुए ग्रोथ रेट डिटरमिन करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन करनी है। तो आफ्टर डिस्कसिंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंक्लूड करते हुए एक उसके इलस्ट्रेशन दोबारा देख लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अ पीएलसी इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड and has 1 million shares quoted at £2 each ex-dividend. It pays constant annual dividend of 30 pence per share. It is considering adopting a project which will cost £500,000 and which is of the same risk as its existing activities. The cost will be met via right issues. The project will produce inflows of £90,000 per annum in perpetuity. All inflows will be distributed as dividends. What is the new value of equity in APLC and what is the gain to the shareholders? और इस सिनेरियो में आपने एक टेक्स्ट को इग्नोर कर देना है।
तो सबसे पहले जैसे कि हमने पीछे देखा था कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी कि इस सिनेरियो में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें एक तो ये बता दिया गया शुरू में, इट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, यानी इस कंपनी का जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है डेट इज इक्विटी, देयर इज नो डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? थ्रू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। और इसके बाद शेयर्स जैसे बता दिए हैं, टोटल शेयर्स हैं 1 मिलियन शेयर्स, और उनकी मार्केट प्राइस बता दी है डेट आर 1-2 पाउंड ईच, और वो है एक्स डिविडेंड, यानी उसमें डिविडेंड नहीं है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अगर डिविडेंड इंक्लूड होता तो आप क्या करते, मार्केट प्राइस में से जो डिविडेंड कंपनी पे अभी की करने जा रही है या अभी जस्ट उसने पे किया, उसको उस अमाउंट को माइनस कर देते मार्केट वैल्यू में से, तो आपके पास एक्स डिविडेंड आ जाती है। और इसमें फिर क्या बताया गया, इट पेज कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड्स। यहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सा तरीके से आप, कौन से मेथड से आप इस सिनेरियो को टैकल करेंगे। इट पेज कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड्स, यानी जो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं टू इन्वेस्टर डेट आर कांस्टेंट, इट मीन्स परपीचुटी में कैश फ्लोज हो रहे हैं। और कितनी अमाउंट कितनी है? 30 पेंस पर शेयर। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे परपीचुटी कैश फ्लोज आ रहे हैं, कांस्टेंट हैं, तो आपको सिंपल एनुअल मेथड से, सिंपल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से इसको सॉल्व करना होगा। एंड देयर इज नो ग्रोथ एलिमेंट इन द सिनेरियो। इट इज कंसीडरिंग अडॉप्टिंग अ प्रोजेक्ट। अभी कंपनी यहां से एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही है। ये तो उसके एग्जिस्टिंग जो उस पूरा सिनेरियो से वो बताए गए कि उसकी इक्विटी इतनी है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू ये है, और डिविडेंड जो पे किया है कंपनी ने अभी तक डेट इज कांस्टेंट। अभी यहाँ पे वो नई न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है कंपनी। तो न्यू इन्वेस्टमेंट की चीज हम देख लेते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या क्या कर रही है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट में कंपनी के पास है जो प्रोजेक्ट जिसमें उसने इन्वेस्ट करना है, डेट विल कॉस्ट 500,000, $5 लाख पाउंड उसने इन्वेस्ट करने इन न्यू प्रोजेक्ट, एंड विच इज ऑफ द सेम रिस्क एज इट्स एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी का रिस्क सेम है एज इट्स एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज। ये बात क्यों की गई है? ये बात यहां पे इसलिए की गई है कि जब आपके रिस्क चेंज हो जाते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट हो जाता है। जब कंपनी ने रिस्क अपनी चेंज किए तो रेट ऑफ रिटर्न ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जनरल रूल हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, व्हेन देयर इज अ रिस्क देयर इज मोर रिटर्न। तो ऐसे सिनेरियोज में जहां रिस्क की एलिमेंट आ जाए तो वहां पे, या न्यू इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट आ जाए, तो उसमें अपनी अजम्पशंस लेनी होंगी या सिनेरियो में से इंफॉर्मेशन पिक करनी होगी कि रिस्क, आइदर द रिस्क आर सेम और इट इज चेंजिंग। तो यहां पे बता दिया गया रिस्क, सेम रिस्क हो, जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसके रिस्क इज इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। तो रिस्क चेंज नहीं हो रहे तो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न सेम रहेगा, और हमने सेम रेट ऑफ रिटर्न को यूज करते हुए इस इन्वेस्टमेंट को एवेलुएट करना होगा। द कॉस्ट विल बी मेट बाय अ राइट इश्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नई इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है वो कहां से उसके लिए फंड्स कहां से जनरेट करेगी? थ्रू राइट इश्यूज। यानी जो कंपनी का सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी सेम रहेगी जो कि कंपनी के पहले सोर्स ऑफ फंडिंग थी। पहले सोर्स ऑफ फंडिंग इज
इक्विटी, जो कि हम यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं, जो कि सिनेरियो में आपको बात बता दी गई थी कि इट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। तो जो नई इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है वो भी इक्विटी फाइनेंस्ड ही है, क्योंकि उसमें राइट इश्यूज हैं, उसमें कोई डेट या लोन नहीं लिया जा रहा और कोई रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हो रहा। तो जो पहले शेयर्स थे वही शेयर्स अभी रहेंगे, शेयर होल्डर्स भी वही रहेंगे, और कोई फाइनेंशियल जो उसका स्ट्रक्चर है कैपिटल का, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इन्वेस्टर्स वही होंगे, उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वही होगा, क्योंकि जो नई इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क और जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है उसका रिस्क सेम है। तो यहाँ पे ना फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है ना बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है, तो आपके रिस्क सेम है, तो सेम रेट ऑफ रिटर्न आपको यूज करना होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, जब रिस्क आपके चेंज हो रहे हो, गियरिंग आपकी यानी फाइनेंशियल रिस्क में डेट का एलिमेंट आ रहा हो, या जो करंट रेशियो है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी एंड डेट में वो अगर चेंज हो रही हो, तो फिर आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाता है। जब फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा तो उसका इफेक्ट इक्विटी पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी आएगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस इनफ्लोज ऑफ 90,000 पाउंड। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के इनफ्लोज बता दिए गए, ये डिविडेंड वगैरह नहीं है। द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस इनफ्लोज ऑफ 90,000 पाउंड पर एनम इन परपीचुटी, यानी कांस्टेंट कैश इनफ्लोज होंगे इस प्रोजेक्ट से, जो कि होंगे 90,000 पाउंड पर एनम। ऑल इनफ्लोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। तो यहाँ भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट से जितनी भी आपको इनफ्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट से आपको जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं वो पे हो जाएंगे एज डिविडेंड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। और ये इनफ्लोज ऑफ 90,000 पर एनम को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, जो कि परपीचुटी में। अभी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द इक्विटी इन एपीएलसी। क्योंकि जब कंपनी नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू लाजमी बात है। अगर पॉजिटिव एनपीवी आप कैलकुलेट करते हैं थ्रू यूजिंग एनपीवी मेथड, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मार्केट वैल्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। डेट क्या मार्केट वैल्यू किस हम डिटरमिन करते हैं, बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको हम डिस्काउंट करें अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी सम अप होके वो क्या होगी, आपकी मार्केट वैल्यू। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, दो चीज हम टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिटर्न के करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या है, एंड देन ये प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हम कंपनी अंडरटेक करने जा रही है उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, और उस वैल्यू से कंपनी की एग्जिस्टिंग वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज जिस पे आखिर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द गेन टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को इस पे क्या गेन होगा, शेयर होल्डर्स को क्या गेन होगा वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या अर्न कर सकते हैं। एक तो डिविडेंड अर्न करते हैं, दूसरा कैपिटल गेन। कि शेयर होल्डर्स क्या अर्न करते हैं, एक तो डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। तो डिविडेंड तो आपको बता दिए कि नए प्रोजेक्ट से जितनी भी अर्निंग होगी डिविडेंड पे कर दिया जाएगा, और कैपिटल गेन क्या होगा कि जिस प्राइस पे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और जिस प्राइस पे सेल किया, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल गेन। तो इस इंफॉर्मेशन में हमसे एक्स्ट्रा कैपिटल गेन रिक्वायर्ड किया गया है कि हमने कितना एक्स्ट्रा कैपिटल गेन इन्वेस्टर ने अर्न कर सकता है। तो वो किस तरह निकालेंगे कि करंट डिविडेंड प्राइस जो गिवन है और जो मार्केट प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे इक्विटी की, उनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द कैपिटल गेन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस
सिनेरियो में गिवन है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करने मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी इन एपीएलसी और गेन टू द शेयर होल्डर्स। तो इसके हम देखते हैं कि किस तरह इसमें हमने क्वेश्चन को टैकल करने। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आपको पीछे हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न भी कॉल कर रहे हैं। उसके लिए क्या फार्मूला था, के ई इक्वल टू डी नॉट, जो उसका डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल थी कि डिविडेंड कितने। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिविडेंड था 30 पेंस पर शेयर, मींस 0.3, और मार्केट वैल्यू कितनी गिवन थी, 2 पाउंड पर शेयर। तो यहाँ पे उस फिगर्स को डाला तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ गया 15%। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारा रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, डेट इज 15%। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर की है नीचे की गई है कि एग्जिस्टिंग टोटल डिविडेंड कितने थे। जब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो हमने दूसरे स्टेप की तरफ चलना शुरू हुए कि हमने क्या डिटरमिन करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ एपीएलसी, यानी जो कंपनी है एपीएलसी उसकी नई मार्केट वैल्यू क्या होगी आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट को एवेलुएट करना है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है वो फिजिबल भी है या नहीं है, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर एनपीवी उसका नेगेटिव नहीं कर रहा है तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एनपीवी हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज गिवन है उसको, और जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम है एज प्रीवियस रिटर्न। तो हम यहाँ पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और फिर हम मार्केट वैल्यू जो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी है वो डिटरमिन कर लेंगे। तो वे इसमें एग्जिस्टिंग टोटल डिविडेंड कितने थे, 300,000। वो किस तरह कैलकुलेट हुए, वो हमने इस तरह कैलकुलेट किए कि आपके जो डिविडेंड पर शेयर है डेट इज 0.3 और मल्टीप्लाई बाय जो एग्जिस्टिंग वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स हैं वह डेट इज 1 मिलियन शेयर्स, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमने 1 मिलियन आपके शेयर्स हैं, तो आपके पास आगे 300,000 डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कंपनी ने पे किया। और कंपनी इस प्रोजेक्ट से जो डिविडेंड आपको रिसीव होंगे डेट इज 90,000। वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे जो इनफ्लोज हो रहे हैं डेट इज 90,000 पर एनएम इन परपेचुइटी, और एंड ऑल इनफ्लोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। तो नए टोटल डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कितने दिए जाएंगे, 390,000। पहले 300,000 एग्जिस्टिंग बिजनेस से कंपनी पे कर रही थी, और नई इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने डिविडेंड इंक्रीज हो गए, 90,000। तो टोटल डिविडेंड हो गया आपके 390,000। तो ये डेटा गैदर करने के बाद आपको अभी क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एपीएलसी। वैल्यू ऑफ एपीएलसी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी कैश इनफ्लोज हो रहे हैं डेट आर इन परपेचुअल। तो हमारा क्या सिंपल फॉर्मूला है कि कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, या नेट कैश इनफ्लो भी इसको आप बोल सकते हैं, वो डिविडेंड की फॉर्म में है। तो डिविडेंड है आपने कैलकुलेट किए 390,000 पिछले इंफॉर्मेशन से, 390,000 टोटल
डिविडेंड्स आपने कैलकुलेट किए जो कि फ्लो होंगे इन परपेचुअल, और उसको डिवाइड किया आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15%। तो आपकी टोटल जो एक मार्केट वैल्यू डिटरमिन की या नई वैल्यू डिटरमिन की एपीएलसी वो कितनी आई 2.6 मिलियन। तो यहाँ पे हमने अपनी आंसर कैलकुलेट कर लिया पहला कि कंपनी की ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट वैल्यू हो जाएगी 2.6 मिलियन। नाउ इन लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट शेयर होल्डर्स गेन, यानी शेयर होल्डर्स को इस ट्रांजैक्शन से या इस इन्वेस्टमेंट से टोटल कितना फायदा होगा। दैट इज आवर थर्ड, यानी इस प्रोसेस में हमारी रिक्वायरमेंट सेकंड है और ये तीसरा स्टेप है जो हम जिसको परफॉर्म कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स गेन को आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए इनिशियल जो इनिशियल मार्केट वैल्यू है। इनिशियल मार्केट वैल्यू कितनी थी 2 पाउंड पर शेयर और टोटल शेयर्स कितने थे 1 मिलियन। तो 2 पाउंड इंटू 1 मिलियन आपके पास टोटल जो इनिशियल उसकी मार्केट वैल्यू थी कंपनी की दैट इज 2 मिलियन, और जो नई मार्केट वैल्यू आपने डिटरमिन की है दैट इज 2.6 मिलियन, और इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी 500,000 पाउंड। तो आपने ये चीजें पुट की अपनी रेस्पेक्टिव जगह पे, तो आपके पास जो फिगर रिजल्ट निकला दैट इज 100,000 पाउंड, यानी शेयर होल्डर जो इस इन्वेस्टमेंट से गेन अर्न करेंगे वो कितना होगा 100,000 पाउंड। वो गेन कितना होगा 100,000 पाउंड। तो इस तरह हमने शेयर होल्डर्स गेन निकाल लिया। अगर इसकी प्रोजेक्ट एनपीवी के थ्रू जो कि हम पीछे यूज कर रहे थे कि प्रोजेक्ट एनपीवी से आप निकालेंगे उसकी रिजल्ट के वो दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो करंट इन्वेस्टमेंट उसको इंक्लूड करके उसकी करंट मार्केट वैल्यू में इंक्लूड करेंगे तो आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। उस तरह भी आप निकाल सकते हैं, वो नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोजेक्ट एनपीवी आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी 500,000 पाउंड की थी और ये नेगेटिव में थी यानी आउटफ्लो था, और जो इनफ्लोज हैं वो कितने हैं इस प्रोजेक्ट से दैट इज 90,000, और उसको जब हम डिस्काउंट करेंगे 15% पे तो हमें बस डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। तो इनको जब हमने रिजल्ट निकाला दैट अराइव्स एट 100,000 पाउंड। तो इस तरह एनपीवी प्रोजेक्ट एनपीवी इज इक्वल टू द शेयर होल्डर्स गेन। और अगर इस तरीके से हम सॉल्व करें क्वेश्चन को तो क्या आएगा देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस इक्विटी आउटले प्लस एनपीवी। तो ये चीजें आप इंक्लूड करेंगे सम अप करेंगे तो आपके पास नई वैल्यू ऑफ इक्विटी न्यू वैल्यू ऑफ एपीएलसी कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू हम फिगर से हमें पुट करते थे, एग्जिस्टिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 मिलियन, और जो हमने नए शेयर्स इशू किए मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी थी 500,000 पाउंड, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए आपको 500,000 पाउंड की जरूरत है जो कि न्यू इश्यू ऑफ शेयर से फंड्स रिसीव होंगे। और इस प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी आई जो कैलकुलेट हुई है वो है 100,000 पाउंड, जो कि यहां से हमने कैलकुलेट की थी। तो इससे आपको कितनी नई वैल्यू डिटरमिन हुई 2.6 मिलियन पाउंड। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस वक्त बताया था। और दोनों तरीकों से आप न्यू वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स गेन भी डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स सेम रहेंगे। द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट सर्व्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स। तो ये सारी एग्जांपल थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की
जो कि हम पिछले लेक्चर में इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। और ग्रोथ एलिमेंट को भी हमने देखा कि ग्रोथ अगर एलिमेंट आ जाए कैश इनफ्लोज में, डिविडेंड्स में, तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और मार्केट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होगी, और रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स का किस तरह कैलकुलेट होगा। तो ये सारा था इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड। इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं कि कॉस्ट डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में और ग्रोथ रेट मॉडल में क्या क्या उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज पेइंग नो और वेरी लो कैश डिविडेंड। जहां पे डिविडेंड नहीं होगा वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लाजमी आता है कैश इनफ्लोज नहीं हो रहे तो आप मार्केट वैल्यूज मेथड से किस तरह कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि एक शेयर होल्डर या इन्वेस्टर इन शेयर के लिए क्या रिटर्न्स हो सकते हैं, आइदर डिविडेंड और कैपिटल गेन, आइदर डिविडेंड और कैपिटल गेन। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मार्केट वैल्यू या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जहां डिविडेंड नहीं होंगे वहां पे ये मेथड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इफ ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन KE द मेथड फेल्स। ऐसे सिनेरियो में जहां ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, वहां पे ये मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो एप्रोप्रिएट नहीं होंगे और आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगहों पे ये मॉडल फेल हो जाता है। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ रेट नॉर्मली कम रहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अगर 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो ग्रोथ रेट 12%, 9%, 5% इस तरह ही रहता है। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाए फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन दिस मेथड फेल्स। Retained profits may not earn enough profit to maintain the dividend stream. इस मॉडल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर रिटेन प्रॉफिट्स में नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट्स, क्योंकि हम इस मॉडल में ये assumption ले रहे थे कि जो कंपनी अर्न कर रही है वो डिविडेंड पे करने के बाद कुछ जो रिटेन कर रही है प्रॉफिट्स उस पे सेम रेट ऑफ रिटर्न पे अर्न कर रही है। और अर्निंग का रीजन क्या है, टू पे हायर डिविडेंड्स इन द फ्यूचर। तो यहां पे वो बात की गई है कि रिटेन प्रॉफिट्स मे नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट टू मेंटेन द डिविडेंड स्ट्रीम, क्योंकि रिटेंशन से शेयर होल्डर ये समझता है कि उसे या तो कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा या फिर इंक्रीज डिविडेंड मिलेगा। बट अगर वो सेम रिक्वायर्ड रेट पे लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट पे अर्निंग ना हो रिटेन प्रॉफिट से, तो डिविडेंड कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है इस मेथड की। इसमें जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो सकती है सॉल्यूशन करते वक्त वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मिस्टेक टू नोट, इफ फॉर्मूला एट लेटर देन ईयर 0 discount the value of E here and dividends in interim years at a required rate of return of shareholder, that is KE, to obtain E. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अगर आप ईयर 0 पे, यानी हम नॉर्मली जो टाइमलाइन अपना डिसाइड करते हैं और डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लोज को, वो डिस्काउंट करके हम ईयर 0 पे तमाम वैल्यूज को लेके आते हैं और उस पर अकोमुलेट करते हैं। और अगर इंटरिम ईयर्स में भी कोई डिविडेंड पे किया गया है तो उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको मैच कराना होगा विथ कैश इनफ्लोज। अगर सेमी एनुअल डिविडेंड दे दिया, यानी कुछ कंपनीज होती हैं जो क्वार्टरली डिविडेंड्स भी अनाउंस कर देती हैं, आधे साल बाद डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं, या इट मीन 6 मंथ्स में डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं, तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो नॉर्मली एनुअल टर्म्स में होता है। तो उसको आपको चेंज करना होगा इन
सेमी एनुअल फॉर्म, तो फिर आप उस रिटर्न को यूज करते हुए उस कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे टू ईयर 0। तो इस चीज का इसमें ख्याल रखना है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि जो रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हैं उसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे टू मैच विद द कैश फ्लोज। अगर कैश फ्लोज क्वार्टरली हैं तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट को या डिस्काउंट रेट को आप किस तरह चेंज करके क्वार्टरली टर्म्स में लेके आएंगे। अगर कैश इनफ्लोज 9 मंथली हैं या 6 मंथली हैं तो फिर जो डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको किस तरह चेंज करेंगे 9 मंथ टर्म्स और 6 मंथ टर्म। लेकिन इस चीज को अपने जेहन में रखना है ताकि आप रिजल्ट जो ऑब्टेन करें वो सही हो। नाउ वी विल स्टार्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि सोर्स ऑफ फंडिंग में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि सोर्स ऑफ फंडिंग कंपनी को आपको डिटरमिन करनी होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोर्स ऑफ फंडिंग सिर्फ इक्विटी है तो इक्विटी में आपको यह देखना होगा कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसकी कंप्यूटेशन, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कंप्यूटेशन या उसकी मार्केट वैल्यू की कंप्यूटेशन डिफरेंट होगी फ्रॉम द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्यों डिफरेंट होगी ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने डिविडेंड को डिस्कस किया था। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो एक रिक्वायरमेंट होता है कि लाजमी कंपनी पे करेगी, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का मस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस सिनेरियो में कंपनी के पास ऑप्शन होती है आइदर टू पे द डिविडेंड और आइदर टू रिटेन द प्रॉफिट्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है कि उसने पे करना है। अगर किसी ईयर में कंपनी नहीं पे करती तो फ्यूचर में जब भी पे करेगी तो वो अकोमुलेट करके तमाम डिविडेंड्स को इकट्ठा पे करेगी। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ लायबिलिटी फॉर द कंपनी टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी डिफरेंट देन द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल शेयर होल्डर्स। By definition, preference shares have a constant dividend. तो जब कांस्टेंट डिविडेंड होते हैं तो आपको पता है जब जहां पे परपेचुअल कैश फ्लोज हो वहां पे मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। ये हम डिविडेंड में डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किस तरह आएगी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है कि केपी इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय, और जो डिविडेंड है दैट इज कांस्टेंट डिविडेंड, यानी परपेचुअल फॉर्म का है और कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड। तो फॉर्मूला वही यूज हो रहा है परपेचुअल कैश फ्लोज वाला, और इसमें जब प्रेजेंट जब आपके पास ये दो चीजें हों तो फिर आप इस फॉर्मूले से मार्केट वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी डिटरमिन कर सकते हैं। और इसमें डी जो है कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड है। इफ यू हैव cumulative preference shares, the market value is increased by the outstanding amount to be paid. तो क्या बात हुई कि if you have cumulative preference shares, the market value is increased by the outstanding amount to be paid. ये वही वाली चीज है जो कि हम डिविडेंड में भी डिस्कस कर चुके थे और अभी भी डिस्कस की थी कुछ देर पहले हमने, कि अगर कंपनी अपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे कर रही तो इन फ्यूचर जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो उसे क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स पे करने होंगे, क्योंकि नॉर्मली लैप्स नहीं होते डिविडेंड्स अगर किसी साल में कंपनी ने ना पे किया हो, तो ये लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का वर्ड यूज हो जाए तो आपको पिछले डिविडेंड्स जो कंपनी ने नहीं पे किए वो भी कैश इनफ्लोज में आपको लेने होंगे, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स से फंडिंग की हुई है और ईयर 1 में ईयर 2 में कंपनी ने कोई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं पे किया, ईयर 3 में जाके किया,
तो उसमें आपको कैश इनफ्लोज में डिविडेंड ईयर 1 के ईयर 2 के कैश फ्लोज भी अकोमोलेट करने होंगे टू डिटरमिन द मार्केट वैल्यू और फॉर डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां पे वही बात हो रही है, द मार्केट वैल्यू इज इंक्रीज बाय द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू बी पेड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके नॉलेज में होनी चाहिए। द मार्केट वैल्यू इज इंक्रीज बाय द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू बी पेड। Preference dividends are normally quoted as a percentage. For example, 10% preference shares. This means that the annual dividend will be 10% of the nominal value, not the market value. इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे दो चीज़ हमने डिस्कस की। नंबर 1 के जो आप डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो कोट होता है एज ए परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि अगर 100 रुपए का आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है तो 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो जाएगा? 10 रुपए। यानी 100 रुपए पे आप 10 रुपए का डिविडेंड एज ए डिविडेंड पे करेंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी होगी? कितना हो गया? 10 रुपीज, और जिसकी नॉमिनल वैल्यू क्या थी? 100 रुपीज। हाँ, यहाँ पे हो सकता है उस प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 120, 130, लेकिन जो डिविडेंड आपने कैलकुलेट करना होगा वो नॉमिनल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे डिटरमिन करना होगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि जहन में होनी चाहिए कि आपने जो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है वो निकालना है नॉमिनल वैल्यू पे, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। शेयर प्राइसेस चेंज ऑफन ड्रामेटिकली ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के आपको डे बाय डे डिफरेंट न्यूज मिलती रहती है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइस इंडेक्स इस लेवल पे पहुंच गया। फिर कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो डाउन हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। तो ड्रामेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है। द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विल नॉट प्रिडिक्ट दिस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट विल गिव एन एस्टिमेट ऑफ द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्योंकि जो डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं वो प्रिडिक्शन नहीं करती कि शेयर प्राइसेस मार्केट की क्या हो जाएंगी आगे, यानी स्टॉक एक्सचेंज में क्या प्राइस कल कोट होगी। अब डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक का जो रिजल्ट है वो लाजमी नहीं है कल आप कल की वैल्यू डिटरमिन करें थ्रू डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक, और कल स्टॉक एक्सचेंज के में देखेंगे उसकी उस शेयर की क्या प्राइस थी, तो वो लाजमी नहीं है कि इक्विवेलेंट हो सकती है लेकिन लाजमी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होता कि शेयर प्राइसेस क्या होंगी। क्योंकि शेयर प्राइसेस और फैक्टर्स में भी, जो स्टॉक एक्सचेंज में कोट हो रही होती हैं शेयर प्राइसेस, वो और फैक्टर्स में भी डिपेंडेंट होती है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टैक्स रेट्स क्या हैं और रेगुलेशंस किस तरह के हैं, तो उस पर भी डिपेंडेंट होता है। उसकी वजह से भी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। लेकिन जो डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक से आप रिजल्ट निकालेंगे, इट विल गिव एन एस्टीमेट ऑफ द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी एक एस्टीमेट मिल जाता है और शेयर होल्डर को एक एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए होती है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या वैल्यू है या क्या उसका रिटर्न है। यहाँ पे हम उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। A company has 100,000 12% preference shares in issue, यानी कंपनी ने 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं जिनका जो रेट है, जिनका जो डिविडेंड का रेट है डेट इज 12%, और उनकी नॉमिनल वैल्यू बता दी गई है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? £1। नॉमिनल वैल्यू £1 और उसका जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड का रेट है डेट इज 12%। द करंट एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू इज £1.15 पर शेयर,
यहाँ पे जो तीसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है डेट इज मार्केट वैल्यू विच इज 1.15 पाउंड पर शेयर। अभी यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो आप डिविडेंड प्रेफर्ड डिविडेंड निकालेंगे डेट इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल वैल्यू नॉट अ मार्केट वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू पाउंड 1 मल्टीप्लाई बाय 100,000, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी 100,000। इस पे आप 12% को मल्टीप्लाई करके प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट निकाल लेंगे। तो प्रेफर्ड डिविडेंड का आपके पास अमाउंट आ जाएगी, आपके पास एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू भी गिवन है, तो उसके बेस पे आप कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट जिसकी यूज करते हुए आप प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लेंगे। तो इन दो को यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में और फिर आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। देख लेते हैं उसका रिजल्ट। 12% प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज 12% इनटू द नॉमिनल वैल्यू, तो वो कितना आ गया 12। और जो इसको फॉर्मूला में हमने ये इंफॉर्मेशन अपनी रेस्पेक्टिव जगहों पे पुट करके जो हमारा रिजल्ट आया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेट इज 10.4%। तो आपने देखा कि किस तरह हमने फॉर्मूले में रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को पुट किया और हमारा क्या रिजल्ट निकला। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह हमने इंफॉर्मेशन को रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्मूले में पुट किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया डेट इज 10.4%। और इस तरह हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डिटरमिन करते हैं। और ये नॉर्मली सिंपल होता है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पी ऑफ जो जिस फॉर्म में हो रहे होते हैं डेट इज कांस्टेंट, यानी उसमें ग्रोथ एलिमेंट नॉर्मली नहीं होता। तो परपेचुअल कैश फ्लोज होते हैं और नॉर्मल फार्मूले से जो परपेचुअल कैश फ्लोज का फार्मूला है उससे आप आराम से डिटरमिन कर लेते हैं। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने पिछली स्लाइड में टिप्स में देखी थी वो ये थी कि इन केस अगर कंपनी ने किसी साल में डिविडेंड नहीं पे किया, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया, तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगा और उसको कैश फ्लोज में आपको इंक्लूड करना होगा क्योंकि कंपनी ने पे नहीं किया। आप हो सकता है ईयर 3 से ईयर 3 तक आप पहुंच चुके हो, टाइम 0 पे आपने प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी ने टाइम 0 पे इन्वेस्टर ने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया और वो टाइम 3 तक उसने डिविडेंड्स वगैरह बताए हुए हैं जो कि पे नहीं हुए अभी तक। तो उन तमाम कैश फ्लोज को आपको अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करना होगा। मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसकी बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो हमने आज के दिन में ग्रोथ रेट की कैलकुलेशंस, उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया, उसकी कैलकुलेशन को समझा और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को फिर उसके बाद हमने देखा। जो बाकी एलिमेंट्स थे कॉस्ट ऑफ डेट के वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसी वहीं से हम फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।